हेलो स्टूडेंट, आज हम अब देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इससे पहले हमने कैपिटल के बारे में देखा, अब देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। तो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिव गुड्स की इनसाइड द कंट्री। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिव गुड्स, जो प्रोडक्टिव गुड्स है एटलीस्ट उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जिनके बिहाफ पे हम हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है देन इट इज सेड टू बी दैट देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इज अवेलेबल इनसाइड द कंट्री। Such a process, capital formation means such a process in which a person saves some part of his income. A process in which a person saves some part of his income, कि एक पर्सन ने अपनी इनकम के कुछ पार्ट को सेव कर लिया एंड यूजेज इट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, और फिर उसने उस पार्ट को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया एंड टू गेन हायर इनकम, और वापस उससे हायर इनकम गेन की। देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन रेट्स की। सपोज कीजिए ये एक टाइप्स की प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन ने अपनी इनकम के एक पार्ट को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर यूज किया, और उस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर यूज करने के बाद उसने वहां से कुछ और अर्न किया। तो क्या हुआ, बचाया, इन्वेस्ट किया, फिर अर्न किया। तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाएगी कैपिटल फॉर्मेशन रेट। व्हेन ह्यूमंस एंड फिजिकल कैपिटल इज इनहेंस्ड बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशंस ऑलमोस्ट, जब इनसाइड द कंट्री किसी भी स्टाइल्स की ह्यूमन बींग्स के थ्रू फिजिकल कैपिटल को इंक्रीज किया जाता है बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशंस, जब ह्यूमन बींग्स अपने कंजम्पशंस को रिड्यूस कर देते हैं एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट टाइम्स के कंजम्पशन को रिड्यूस कर देते हैं एंड डूइंग सेविंग्स, और कुछ सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमन बींग्स फिजिकल कैपिटल्स को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए अपने कंजम्पशंस को रिड्यूस कर लेते हैं एंड डूइंग सम सेविंग्स, और कुछ सेविंग्स करते हैं। इट इज नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशंस। देन उस प्रोसेस को हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। देन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स वी सेव सम पार्ट ऑफ आवर इनकम, हम हमारी पार्ट के इनकम को कुछ सेव कर लेते हैं बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशंस। ऑलमोस्ट ये ऐसा ही होगा कि कंजम्पशंस को रिड्यूस करेंगे तभी सेव कर पाएंगे। एंड दिस सेविंग इज अगेन इन्वेस्टेड इन एनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट और टू इंक्रीज दिस सेविंग्स। उस सेविंग को इंक्रीज करने के लिए हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है कैपिटल फॉर्मेशन रेट। देन टोटल कैपिटल फॉर्मेशन इनसाइड द कंट्री, प्रोड्यूस कैपिटल एसेट्स, हमने कितनी कैपिटल एसेट्स प्रोड्यूस की है, एंड प्लस इम्पोर्टेंट कैपिटल एसेट्स, और हमने कितनी कैपिटल एसेट्स जो है वो इंपोर्ट किए। देन द सम ऑफ प्रोड्यूस कैपिटल एसेट्स प्लस इम्पोर्टेड कैपिटल एसेट्स इज नॉन एज टोटल कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट इज नॉन एज ग्रॉस। देन एक्चुअल कैपिटल फॉर्मेशंस, प्रोड्यूस कैपिटल एसेट्स प्लस इम्पोर्टेंट कैपिटल एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट्स। अगर कुछ एग्जिस्टिंग कैपिटल जो हमारी एसेट्स है उसमें कुछ डेप्रिसिएशन आता है, देन सबट्रैक्ट दिस, देन इट इज नॉन एज नेट और एक्चुअल कैपिटल फॉर्मेशंस। Then total capital formation is estimated. Total capital formation is estimated on the basis of volume of production and constructions of capital assets. तो जो भी हमारा वॉल्यूम होता है प्रोडक्शन का वो, और जो भी हमने एसेट्स कंस्ट्रक्ट की है उसके बिहाफ पे, और प्लस जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है उसके बिहाफ पे हम ग्रॉस को इवेल्युएट करते हैं। एंड व्हेन ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं then this type of capital formation is known as net capital formation. Then this is gross and this is net capital formations आ जाता है। अब है कि फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्लियर हो गया कि क्या होता है, नेट क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, और रियल में कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। अब आ रहा factors which are affecting capital formations के inside the country various types of factors are available which affected the rate of capital formation, जो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को अफेक्टेड करते हैं। देन प्रोफेसर कीन्स से कैपिटल फॉर्मेशन इज डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी ऑफ सेविंग। ऑलमोस्ट प्रोफेसर कीन्स से दैट द कैपिटल फॉर्मेशन इज डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी ऑफ सेविंग कि इनसाइड द कंट्री किस स्टाइल की टेंडेंसी है, ह्यूमन बींग्स में सेविंग की टेंडेंसी क्या है। देन कैपिटल फॉर्मेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द
tendency, habits, process of savings. Then first factors है power of saving. First factor which is affected the capital formation rate is power of saving. Then it is denoted by A. And inside A there are various factors. Power of saving में मैंने बहुत सारे factors को लिए हैं, उसके बाद दूसरे types के factors को लूँगी. Then first income. Power of saving में first factor income, and income is the main important sources which affected our capital formation rate inside the country. इनकम जो है वो सबसे पावरफुल फैक्टर है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि a part of income which we saves and invested, then ये part कितना बड़ा होगा? If I earn 1 lakh rupees, then 50%, या 30%, then 30,000. If I earn 1 crore rupees, then it is 30 lakhs. Then capital formation is totally depend upon the level of income inside the country, that what is the level of persons. कि फॉर इंडिया जैसी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पर लोगों का अर्निंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. जब अर्निंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सेविंग का पावर आप में नहीं आएगा. बट डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ इनकम लेवल बहुत हाई है, तो वहाँ लोगों में सेविंग का पावर भी हाई है. देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट भी हाई है. तो फर्स्ट फैक्टर विच इज अफेक्टेड इट इज इनकम ऑफ ह्यूमन बींग्स, पॉपुलेशंस, वर्किंग पॉपुलेशंस. कि व्हाट इज द इनकम लेवल ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. वर्किंग पॉपुलेशन का इनकम लेवल जो होगा उसी पे कैपिटल फॉर्मेशन रेट डिपेंड करेगा. मैनी मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ कंट्री के जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अर्न मोर मनी, देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज हाई. इफ अर्न लोअर मनी देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज लोअर. तो फर्स्ट फैक्टर हो गया इनकम. वाई? बिकॉज सेविंग इज टोटली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. सेविंग की और इसकी जो लिंक है, प्रोफेसर किन्स ने एक्सप्लेन किया था कि प्रोपोर्शनेट चेंज होते हैं. देयर आर रेशनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग. इन दोनों फैक्टर्स में रेशनल रिलेशनशिप है. इफ इनकम इंक्रीज then saving also increase, and if saving increase capital formation rate is high. अगर कंट्री में इनकम के बिहाफ पे सेविंग अच्छी हो गई तो कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी. देन सेकंड फंक्शन होता है, सेकंड फैक्टर विच इज अफेक्टेड कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज. If abundant amount of natural resources is available inside the country, then the exploitation process is start. अगर inside the country बहुत रिच अमाउंट में, एविडेंस अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, देन कंट्री उसको एक्सप्लॉइट करेगी. एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, डेवलपमेंट होगा इनसाइड द कंट्री. नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइनिंग करने के लिए इंडस्ट्रीज का सेटअप होगा, डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेगी, देन ग्रोथ रेट हाई होगी. ग्रोथ रेट हाई होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट से अगेन इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, देन अगेन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज हाई. देन कहाँ से स्टार्ट हुए थे? नेचुरल रिसोर्सेज से. और नेचुरल रिसोर्सेज ने कहाँ कहाँ क्या कर दिया? रिच अमाउंट में थे, एक्सप्लोटेशन हुआ, इंडस्ट्री का सेटअप हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुई, डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, इनकम बढ़ी और कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी. Then again a rational way of expenditures. कि what is the rational natures of human beings to expend their income. ह्यूमन बींग्स का नेचर किस स्टाइल का है? वो एक्सपेंडिचर को किस स्टाइल से जो है वो करते हैं, अपनी जो भी इनकम वो अर्न करते हैं, तो उसको उनका एक्सपेंडिचर का वे क्या है? बाय प्रिपेयरिंग बजट. इफ दे एक्सपेंड देयर इनकम बाय प्रिपेयरिंग बजट, देन बजट में क्या होगा? एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वो अपना पहले से ही लगा देंगे कि किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ होगा. तो देयर कैपेसिटी टू सेव विल इंक्रीज. जब उन्हें पता चल गया कि ये मेरी इनकम है और इस इनकम मेरी एस्टिमेटेड इनकम क्या थी और व्हाट इज माय एक्सेप्टेड एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. तो इन एक्सेप्टेड एक्सपेंडिचर्स में जो भी कुछ होगा वो कहीं ना कहीं कुछ सेविंग करने की प्रयास करेगा बजट के माध्यम से, प्लानिंग के माध्यम से. तो इफ द कंज्यूमर इज रैशनल, वो बिल्कुल रैशनल है, उसको किस स्टाइल से अपने एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना, बजट बना के प्रॉपर प्लान्ड मैनर में, तो वो कैपेबल हो जाएगा कुछ सेव करने के लिए. और ह्यूमन बींग्स के इस नेचर से इनसाइड द कंट्री कैपिटल फॉर्मेशन रेट जो है
वो बहुत ज़्यादा हाई होगी अगर वो अपने बजट के वे में करेगा। उसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स, कि जो भी फैक्टर्स इनसाइड द कंट्री अवेलेबल हैं, एटलीस्ट उन फैक्टर्स की एफिशिएंसी कितनी है। जो भी फैक्टर इनसाइड द कंट्री अवेलेबल है, तो उन फैक्टर्स की जो है वो एफिशिएंसी कितनी है। एटलीस्ट कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर। फैक्टर में वेरियस टाइप्स के फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं लेबर का, एंटरप्रेन्योर का, तो इनकी जो एफिशिएंसी है एटलीस्ट उस पर भी क्या डिपेंड करेगा, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। लेबर एफिशिएंसी बहुत हाई है, बहुत अच्छे वे में, बहुत एफिशिएंसी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा दे रहा है, तो ये अर्न अच्छा करेगा। अगर एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी अच्छी है, वो बहुत अच्छे से टैकल कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, और प्रॉफिट अर्निंग सिस्टम्स को वो कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, तो इन दोनों के बिहाफ पे क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी, इंडस्ट्री की, फर्म की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, सबकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी और अर्निंग लेवल को इम्प्रूव करेगी। और इनसाइड द कंट्री अगर अर्निंग लेवल, इनकम लेवल हाई हुआ तो कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई हो जाएगी। तो फैक्टर्स की एफिशिएंसी पे भी हमारी कैपिटल फॉर्मेशन रेट डिपेंड करेगी। देन अगेन आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, कि रियल में गवर्नमेंट किस स्टाइल की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लॉन्च करनी है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज का एटलीस्ट कंक्लूजन क्या है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, एटलीस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो अफेक्टेड द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट किस स्टाइल्स की पॉलिसीज प्रेफर कर रही है। सपोज देयर इज टैक्स बर्डन, एक छोटा सा एस्पेक्ट लिया है, टैक्स बर्डन इज रिड्यूस, टैक्स बर्डन इज रिड्यूस इनसाइड द कंट्री ऑन ह्यूमन बींग्स, देन सेविंग लेवल विल इंप्रूव, सेविंग क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। देन गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी थी उसमें एक टैक्स, एक छोटा सा प्रोविजन लिया है, उसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया, प्रोविजन कर दिया, या टैक्स की रेट हाई रखी, या डिफरेंट टाइप्स के टैक्स को हटा करके वन टाइप्स ऑफ टैक्स रखा। तो टैक्स की बर्डन लोअर होने की वजह से इनसाइड द कंट्री सेविंग हाई होगी, एंड सेविंग इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक सेविंग थोड़ा सा हुआ। अब सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज करती है विच अट्रैक्ट सेविंग, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज को लॉन्च करती है विच अट्रैक्ट सेविंग, तो सेविंग को अट्रैक्ट करने के लिए अगर रखती है तो लोग ज़्यादा जो है वो सेव करेंगे, और इनसाइड द कंट्री सेविंग हाई हुई, देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट अगेन हाई हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लगाई कि टैक्स से एग्जम्पशंस है, अगर आपने हायर सेवर किया देन इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो लोगों ने ज़्यादा बचत करना शुरू कर दिया, और बचत से कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई हो गई। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के जो प्रोविजन है उसमें टैक्स की क्या रेट है, सेविंग की क्या है, अट्रैक्टिव सेविंग स्कीम्स क्या है, एंड एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी है, तो उस पर भी कैपिटल फॉर्मेशन रेट जो है हमारी डिपेंड करेगी। उसके बाद जैसे ये पॉलिसीज है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको कंजम्पशंस के लिए ऑल ओवर द कंट्री टोटल पॉपुलेशंस को, जैसे अभी तो बीपीएल्स को दे रही है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सभी पर्सन्स को बहुत लोअर रेट ऑफ पर जो है जो फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो रहा है, अगेन सेविंग हाई होगी, क्यों, वाई, बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस इन दिस टाइप्स ऑफ पॉलिसी। देन अगेन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इट मीन्स इवन भी हो सकता है एंड अनइवन distributions. Even distributions means equal distribution है, no rich no poor, all sectors are equal, there is no rich and no poor. Distributions जो wealth का है वो even level पर है, equal level पर है, there is no economic disparities, no differences between rich and poor, कोई है ही नहीं, and uneven it means where disparities is available, economic disparities is available, and there is a gap between rich and poor, yeah, there are two sectors in society, some rich and some poor. अब distributions of wealth is again affected the rate of capital formations. If there are even
then all human beings have same income level, same monetary, सेम इनकम लेवल होगा सभी का, देन सेविंग ऑल्सो सेम, तो अगेन क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी. इफ देयर इज देन रिच एंड पुअर, टू सेक्शंस. इफ रिच इज लोअर देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज लोअर. इफ पुअर इज हाई, नन्नू नन्नू अभी और तेरे को सही करना पड़ेगा यार. Then if there are rich people high inside the country, अगर rich high है then capital formation rate high, क्योंकि richer का जो saving level होता है वो बहुत ज़्यादा high होता है. Poor अगर high है, poor अगर high है तो वैसे भी क्या होगा, inside the country capital formation rate नहीं होगी, क्योंकि already poor high है, income level कम है, और जब income level कम है तो saving possible ही नहीं है. और वैसे भी पुअर जो पीपल्स होते हैं उनका अर्निंग सिस्टम अगर हाई भी हो गया तो भी उनकी सेविंग की टेंडेंसी लोअर होती है. तो हम कहेंगे कि इनसाइड द कंट्री अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, देन देयर इज नो सेविंग, नो कैपिटल फॉर्मेशन रेट, और रिचर सेक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं बचा पाएगा. अगर वो बहुत कम परसेंटेज में है तो उसकी सेविंग जो है वो बहुत लोअर होगी. अगेन आता है हमारे, तो इकोनॉमिक सर्कमटेंस आर फेवरेबल्स जो भी होगी. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, देन स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि एटलीस्ट कंट्री की स्टेज क्या है, कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलपिंग है, बैकवर्ड है. फर्स्ट ऑफ तो ये 4 कैटेगरी होती है, उसके बिहार पर आपकी कंट्री कहाँ सेट है, एटलीस्ट आप उस पर भी लो. उसके बाद प्रेजेंट टाइम में आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की स्टेज क्या है, हायर है, लोअर है, क्या है. इफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज हाई इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नेशनल इनकम हाई है, पर कैपिटा इनकम हाई है, देन अगेन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज हाई. इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट इज लोअर इट मीन्स no industries, no agriculture, no growth, no development, no employment, then no saving. Then economic stage of economic development is depend also affected capital formation rate. हाई स्टेज पे है आपकी कंट्री तो वहाँ पर सब कुछ भी पॉजिटिव होगा, और बहुत ही बैकवर्ड लेवल पर है कंट्री का तो वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन रेट बहुत लोअर कैटेगरी की होगी. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशन, कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है कि रियल में अभी आपके यहाँ क्या चल रहा है, कौन सी स्टेज पर वो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, कहीं कोई ज़्यादा डिस्पैरिटीज तो नहीं है, बैकवर्ड एरिया ज़्यादा तो नहीं है, कौन सी कंडीशन है कंपनी में. अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, गवर्नमेंट के पास पब्लिक रेवेन्यू एफिशिएंस अमाउंट में है या बहुत ही प्रॉपर अमाउंट में है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन, पावरफुल कंडीशंस. तो ये सब क्या होगा, पावरफुल कंडीशंस है, आपकी गवर्नमेंट के पास अगर पैसा हाई है तो गवर्नमेंट की सेविंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और गवर्नमेंट एवरी टाइम जो है वो किसका बजट बनाएगी, सरप्लस का बजट बनाएगी. और अगर हमें गवर्नमेंट की कंडीशन किससे पता चल रहा है, ऑलमोस्ट बजट से चलता है. इफ देयर इज डेफिशिट इन बजट इट मीन्स कंट्री के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज लोअर अमाउंट में है, इसी वजह से डेफिशिट है, और जब डेफिशिट है देन देयर इज नो सेविंग. तो मैं आपको जो पॉइंट समझा रही हूँ वो सब पॉइंट्स रिलेटेड है पावर ऑफ सेविंग, और पावर ऑफ सेविंग के बिहाफ पर कैपिटल फॉर्मेशन रेट अफेक्टेड हो रहा है. ये सब इनकम लेवल, नेचुरल रिसोर्सेज, एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स. अगर एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स हाई है देन क्या होगा, लेबर भी बहुत अर्न कर रहा है और एंटरप्रेन्योर भी अर्न कर रहा है तो उनकी भी सेविंग बहुत रैपिड रेट से हो रही है. इकोनॉमिक पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने टैक्स की बर्डन रिड्यूस कर दी, देन अगेन आपकी सेविंग जो है वो इंक्रीज हो गई. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में अगर इवन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो कैपिटल फॉर्मेशन हाई होगी क्योंकि इवन में सेविंग अच्छी होगी, और अब इन इवन है तो फिर क्या होगा, रिचर और पुअर दोनों है, रिचर बहुत कम है, पुअर बहुत ज़्यादा है, तो सेविंग के चांसेस नहीं है, देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट लोअर है. उसके बाद आता है इकोनॉमिक कंडीशंस की इनसाइड द कंट्री हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस
कैसी चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, बेटर है, पावरफुल है, देन क्या होगा, सब एक्टिविटीज सक्सेसफुली रनिंग होगी, इनकम हाई होगी और कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और बैकवर्ड है, पुअर है, रिसोर्सेज नहीं है, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो प्लानिंग, नो प्रोजेक्ट, देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज लोअर। उसके बाद है इकोनॉमिक सर्कमटेंस आर फेवरेबल है, इनसाइड द कंट्री अगर आपके इकोनॉमिक सर्कमटेंस फेवरेबल है तो क्या होगा, ग्रोथ रेट हाई होगी, डेवलपमेंट रेट हाई होगी, कंडीशन बेटर होगी और कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आते हैं, तो ये सारा जो था वो पॉइंट्स आपके थे कि सेविंग से रिलेटेड, कि सेविंग किस स्टाइल से आपकी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को अफेक्टेड करती है। देन सेकंड आता है फैसिलिटी ऑफ सेविंग, फैसिलिटीज ऑफ सेविंग कि इनसाइड द कंट्री गवर्नमेंट सेविंग को इंक्रीज करने के लिए किस किस टाइप्स की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करा रही है, तो उन फैसिलिटीज पे भी कैपिटल फॉर्मेशन रेट डिपेंड करेगी। देन फर्स्ट जो फैसिलिटी होती है वो होती है पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। पीस एंड सिक्योरिटी, फैसिलिटी ऑफ सेविंग, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। पावर ऑफ सेविंग जो था वो हमारा ए पॉइंट था, ए में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। अब है बी में कि रियल में इनसाइड द कंट्री सेविंग को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। देन फर्स्ट है पीस एंड सिक्योरिटी, इनसाइड द कंट्री एटमोस्फियर बिल्कुल पीसफुल है, देयर इज नो थ्रेट्स, किसी भी स्टाइल का इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं है, नो फियर ऑफ वॉर, कुछ भी नहीं है एक्सटर्नल और इंटरनल बॉर्डर पे भी, आउटसाइड द कंट्री, इनसाइड द कंट्री, नो फॉरेन इन्वेंशंस, किसी स्टाइल का आपको नहीं लग रहा कि कोई थ्रेट्स, कोई वो इन्वेंशन। तो क्या करेगी पब्लिक, एक फील कैसा करेगी, अपने आप को सेफ फील करेगी इनसाइड द कंट्री, और जब उनकी फीलिंग सेफ होगी तो वो मेंटली विदाउट एनी स्ट्रेस किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई और वहाँ फिर उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, और रिटर्न अच्छा मिलने के बिहाफ पर इनसाइड द कंट्री सेविंग होगी। देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, ये फैक्टर बिल्कुल साइकोलॉजिकल है। पीसफुली एनवायरनमेंट में हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, मन लगा करके काम करते हैं, हमारी पूरी जो कैपेसिटी होती है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं और फिर उसके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आते हैं। तो बिल्कुल पीस है, आप सिक्योर हो, एकदम आपको लग रहा है कि किसी स्टाइल की मेरे पर कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ इनसाइड द कंट्री, मैं बिल्कुल सेफ तरीके से काम कर सकता हूँ, तो फिर आप बहुत अच्छे से काम करोगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो उससे क्या होगा, सेविंग जो है इनसाइड द कंट्री वो प्रमोट होगी। तो फर्स्ट फैक्टर है पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड आता है एबल, ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, एबल, ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। अब आपके यहाँ इनसाइड द कंट्री एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज कैसी है, जो पूरी इंडस्ट्री को टैकल कर रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को टैकल कर रहा है, एटलीस्ट वो पर्सन कैसे स्टाइल का है, उसमें जो क्वालिटी है, इफ इट इज एबल, बेटर वे में मैनेज करेगा किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, बहुत अच्छे से वो ऑपरेट कर पाएगा, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चलेगी। ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट है, जो भी कुछ आप उसको दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, वो उसका बहुत अच्छे से आपको जो है वो रिजल्ट निकाल करके आपको दे रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट निकाल के दे रहा है। देन ऑनेस्ट है, अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुल होगी। वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पर्सन है कि उसकी एफिशिएंसी इतनी हाई है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो उसको कई गुना लार्ज स्केल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इस स्टाइल के एंटरप्रेन्योर इनसाइड द कंट्री अवेलेबल है तो फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी सक्सेसफुली चलेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट देगी।
तो अर्निंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सेविंग जो है वो फैसिलिट होगी। नेक्स्ट आता है फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। facilities for investment, this is again the part of this point, ये इसी का पार्ट है। एंड थर्ड नंबर का पॉइंट है फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, कि इनसाइड द कंट्री गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, पर्टिकुलर पर्सन को आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है कि आप कैपिटल मार्केट में कर सकते हो, मनी मार्केट में कर सकते हो, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल एरिया में, सर्विस सेक्टर में। गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स और प्रोजेक्ट लॉन्च करती रहती है एवरी टाइम। अट्रैक्टिव स्कीम्स लॉन्च करती है इन्वेस्टमेंट के लिए और अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट करें, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर्स। तो अगर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है इनसाइड द कंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट कर करके अर्न करने की कोशिश करेंगे। देन अगेन क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेविंग इज एसेंशियल। आपकी कंट्री में सेविंग स्ट्रॉन्ग होगी, अगेन कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी। फॉर एग्जांपल अभी मेरा भी ले लो, मेरे पास भी अगर इन्वेस्टमेंट के अच्छे अच्छे प्लान हो तो मैं भी मेरी अर्निंग को, इनकम को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचूंगी। और जब मुझे बहुत अच्छा प्लान नजर आ रहा है तो पहले मैं उसके लिए सेविंग करना स्टार्ट करूंगी, तभी जा करके मैं होंगी। तो कितनी अट्रैक्टिव स्कीम्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी जा करके कंज्यूमर जो है वो कुछ सेव करेगा, ह्यूमन बीइंग सेव करेगा और फिर वो उस इन्वेस्टमेंट प्लान को अडेप्ट कर पाएगा। तो ये फैसिलिटी भी कैपिटल फॉर्मेशन रेट को अफेक्टेड करती है। देन अगेन है स्टेबिलिटी इन मॉनेटरी सिस्टम्स। स्टेबिलिटी इन मॉनेटरी सिस्टम, कि इनसाइड द कंट्री मॉनेटरी सिस्टम में कितनी स्टेबिलिटी है। मॉनेटरी सिस्टम में फ्लक्चुएशन जो होता है हमारी कंट्री में, बूम और क्राइसिस की जो सिचुएशंस आती है, एटलीस्ट उस पर भी क्या होता है, सेविंग अफेक्टेड करती है। सपोज इफ देयर इज बूम, बूम की सिचुएशन चल रही है, कभी क्राइसिस आता है, इट मीन्स फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मनी की वैल्यू में स्टेबिलिटी नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। और जब मनी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है तो ना हम सेव कर पाते हैं और ना इन्वेस्ट कर पाते, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि आज जो हम सेव कर रहे हैं उसका हमें कल क्या मिलेगा। तो इनसाइड द कंट्री स्टेबिलिटी है मॉनेटरी सिस्टम में, तो कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी। बूम में क्या होता है, प्राइस लेवल जो है वो बहुत हाई होता है, बूम में प्राइस लेवल हाई होता है। देन प्राइस लेवल हाई, अगेन कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो हाई हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो हाई हो जाएगा, देन सेविंग का लेवल जो है वो इनसाइड द कंट्री लोअर हो जाएगा। इफ सपोज कीजिए कि इन्फ्लेशन नहीं है, स्टेबिलिटी है इनसाइड द कंट्री, देन प्राइस लेवल नॉर्मल है, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉर्मल है, देन सेविंग होगा, कुछ ना कुछ सेविंग इनसाइड द कंट्री होगा। तो प्राइस लेवल पर और मनी की वैल्यू पर और मॉनेटरी सिस्टम पर, कि रियल में मॉनेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। If monetary system is able to control the inflation, then saving will increase। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते ही इनसाइड द कंट्री जो है वो सेविंग जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। बैंकिंग फैसिलिटीज इनसाइड द कंट्री, बैंकिंग फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है। कोई भी पर्सन अगर सेविंग करने के लिए एफर्ट्स लगाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग फैसिलिटी होनी कंपलसरी है। जैसे हम रिमोट एरिया का एग्जांपल है, बैंक्स नहीं है, देन नो सेविंग, नो सेविंग देन नो इन्वेस्टमेंट, नो कैपिटल फॉर्मेशन रेट। तो कंट्री में प्रॉपर जो है ब्रांचेस सिस्टम होना चाहिए, हर जगह हर बैंक की ब्रांच अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हर पर्टिकुलर पर्सन अपनी इनकम के एक पार्ट को सेव कर करके उसको सेफ्टी से बैंक में डिपॉजिट करा सके। तो उससे भी सेविंग का लेवल हाई होगा, और सेविंग हाई होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगा। देन बैंकिंग फैसिलिटीज इज ऑल्सो अफेक्टेड, कैपिटल फॉर्मेशन रेट अगर अच्छी है, जगह जगह बैंक है, लोग आसानी से जाएंगे, फटाफट जा जा करके जमा करा करके आ जाएंगे। और अगर एक और आधी बैंक है, एक आधा बैंक, वो भी बहुत फार किलोमीटर, तो लोग पैसों को क्या है डिपॉजिट कराने नहीं जाएंगे और घर में ही पैसा
रखेंगे, इससे कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई नहीं होगा। तो ये थे 2 पॉइंट्स वो आज एक्सप्लेन किए।